जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डेली जीके जीएस टेस्ट नंबर 30 का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे दरोगा, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार सचिवालय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि खान सर द्वारा लिया जाता है। जो भी इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको हल्का सा बड़ा कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन का कह रहा है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। आप लोग याद रखेंगे इसको, पेसल याद रखिएगा, पेसल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, तो आप याद रखेंगे केपलर ने दिया था। नॉर्वे के अर्धरात्रि के समय नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता। अगर पूछता है नॉर्वे में, तो नॉर्वे में तो 21 जून को याद रखिएगा, 21 जून, क्योंकि आप जानते होंगे कि नॉर्वे जो है उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है, उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलेगा। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन देखने को मिलता है उत्तरी गोलार्ध का। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्वान अक्रिय गैस कौन सी होती है। अक्रिय गैस आर्गन होती है। आर्गन सबसे अधिक मात्रा में कौन सी होती है, आर्गन होती है। कहेगा वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है, तो आप याद रखेंगे रेडॉन। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करता है। आप जानते होंगे कि समताप मंडल है, और क्षोभ मंडल के बाद क्या होता है, समताप मंडल। समताप मंडल में जानते होंगे कि सूर्य की किरणें जो आती है, ये क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज, सूर्य की किरणें से जो यूवी रेज आती है, उससे हमें रक्षा प्रदान करता है। कौन, ओजोन। समताप मंडल में ही वायुयान उड़ता है। वायुयान जो उड़ता है किसमें, समताप मंडल में उड़ता है। जबकि हेलीकॉप्टर पूछ देगा, हेलीकॉप्टर की बात करेगा तो क्षोभ मंडल क्या कीजिएगा, क्षोभ मंडल क्या बोलिएगा, क्षोभ मंडल। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। तो भूमध्य रेखा हो जाएगा, इसका ओजोन होगा, अभी तुरंत बताए, भूमध्य रेखा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पठारी क्षेत्र में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो आप याद रखेंगे 9%। ठीक, कह रहा है, देश के अलावा अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। तो आप जानते होंगे ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। CH4 में बताइए कुल कितना द्रव्यमान होगा। तो 6 दूनी 12 4 16, तो 1 मोल बराबर 16 ग्राम, तो 0.1 मोल पूछा है। 1 मोल का हमको पता चल गया, तो 0.1 मोल का तो 16 गुना 1 0.1 तो कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। तो बताइए 1.6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दलदल एवं धान के खेतों में इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो आप जानते होंगे कौन सी गैस, मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। बेकिंग पाउडर में आप जानते हैं बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसमें जब टार्ट्रिक अम्ल मिला देते हैं, टार्ट्रिक अम्ल जब मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। इसमें सोडियम देखने को मिला, और हाइड्रोजन देखने को मिला, कार्बन देखने और ऑक्सीजन, 4 पदार्थों देखने को मिला। तो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। चलिए अगला, रसायन शास्त्र में कण मोल पूछा है। मोल शब्द का परिचय किसने दिया था, अब विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने दिया था। इलेक्ट्रिक हीटर की बात करेगा तो इसकी प्रतिरोधकता प्लस गलनांक जो होती है उच्च होती है। क्या होती है, उच्च होती है। क्या होती है, उच्च होती है। क्या होती है, उच्च होती है। ध्यान रखिएगा, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस स्थितियों पर लागू होता है। न्यूटन की गति आप जानते हो, तीसरा नियम कहेगा तो एक्शन इक्वल टू रिएक्शन के बराबर होता है। रिएक्शन क्रिया इक्वल टू प्रतिक्रिया के बराबर होता है, आप जानते होंगे। ठीक, क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होता है। तो कह रहा है, जब व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे, बिल्कुल सही है। एक बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं जब स्थिर बस अचानक चलती है।
ये सब क्या हो जाएगा, गलत है, ये सब नहीं होगा, ये हो जाएगा। अगर ये बात कर रहा है तो न्यूटन का प्रथम नियम हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है, ये भी गलत होगा। तेजी से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्रक के रूप में अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेते हैं, ये भी नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। किस वस्तु को दर्पण के रखने के से वस्तु का वास्तविक और उल्टा समान आकार प्रतिबिंब। आप जानते होंगे किसी वस्तु को दर्पण के डेश रखने से वस्तु का वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता। आप दर्पण वास्तविक, उल्टा। दर्पण की बात करेगा तो आप जानते हैं कौन, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण अंदर की ओर धंसा हुआ था। अवतल दर्पण क्या होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ था। ये इसके बीच से एक प्रधान अक्ष रेखा जाती है, ये प्रधान अक्ष हो गया। आप जानते हैं यहाँ सेंटर, कर्वेचर जिसको बोलते हैं सी, और सेंटर से आप फोकस, ध्रुव से सेंटर के बीच की फोकस की आधी दूरी को हम, सेंटर की आधी दूरी को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। जानते होंगे r बराबर क्या होता है, 2f होता है, f बराबर r/2 होता है। तो क्या होती है, फोकस की दोगुनी। कर्वेचर जो होती है फोकस की दोगुनी होती है। देखिए फोकस की क्या है, दोगुनी है। अब कह रहा है किसी वस्तु को दर्पण के रखने से वस्तु का वास्तविक, उल्टा और समान आकार। आप जानते होंगे कि जब अनंत पे रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे। जब अनंत और कर्वेचर के बीच रहेंगे वस्तु को, अगर जब अनंत और कर्वेचर के बीच रहेंगे प्रतिबिंब फोकस और कर्वेचर के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा बताइए, छोटा बनेगा। और कह रहे उल्टा बनेगा। लेकिन जब कर्वेचर पे रखेंगे वस्तु को, कर्वेचर पे वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब क्या होता है, बराबर क्या हो जाएगा, कर्वेचर को वस्तु पर रखे, कर्वेचर पर जब वस्तु को रखे तो प्रतिबिंब भी क्या हो जाएगा, कर्वेचरे पे बनेगा। कर्वेचर पे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कर्वेचर पे। और देखिए दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो कह रहा है उल्टा, उल्टा तो बना, उल्टा बना। और समान आकार का प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा बताइए, ये कर्वेचर पे मिलेगा। बताइए कहाँ, अवतल सी पर। सही बात है, अवतल कहाँ मिलेगा, अवतल सी पर मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, सी पर। ध्यान दीजिएगा, अवतल सी पर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। वाहन के पार्श्व दर्पण। पार्श्व दर्पण आप जानते हैं कि वाहन में कौन सा दर्पण का, साइड मिरर, पार्श्व मतलब साइड मिरर में कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग आप जानते हैं, उत्तल दर्पण क्या होता है, उठा हुआ था। उत्तल दर्पण उठा हुआ दर्पण होता है। जब देखते होंगे जब प्रकाश आती है तो ऐसे क्या होती है, गुजर जाती है। और इसका फोकस जो बनता है ये दर्पण के पीछे बनता है, और वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है, ये क्या बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। और आभासी और क्या बनता है, सीधा। आभासी बनाता है, दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब तो क्या बनेगा, आभासी, सीधा। और वस्तु से छोटा बनता है तो क्या हो जाएगा, आभासी और सीधा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी सीधे धारावाही चालक, आप कह रहे किसी सीधे धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। किस में, चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण होगा तब चालक का अधिकतम बल अनुभव होगा। आप जानते होंगे कि बल्ब की बात करें तो F बराबर IBL sin थीटा होता है। F बराबर I/, किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। किसमें, तो जब चालक प्रवाहित धारा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण, आप जानते हो कितना अधिकतम बल तभी प्राप्त हो जाएगा जब जानते साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1। अगर थीटा का मान 90 डिग्री रखिएगा तो क्या हो जाएगा, सर्वाधिक बल प्राप्त होगा, चालक का अधिकतम बल क्या हो जाएगा, प्राप्त होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कह रहा निम्न 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया का, 1765 की बात कर रहा है तो 1765 ईस्वी में जानते होंगे कि इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि जो हुई थी ये कितने, इलाहाबाद की, बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। 1764 3 संयुक्त सेनाओं ने इसमें भाग लिया था। 3 संयुक्त सेनाओं ने क्या किया था, भाग लिया था। कौन कौन आप बताइएगा, कहेगा बंगाल का मीर कासिम था, अवध का शुजाउद्दौला था और दिल्ली का शाह आलम द्वितीय था, याद रखिएगा। ठीक, कह रहा है 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी। आप जानते होंगे इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई तो बंगाल की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने, मुगल सम्राट ने क्या किया था, अंग्रेजों को बिहार उड़ीसा तथा बंगाल की दीवानी कर उछलने के लिए। दीवानी का मतलब क्या होता है, टैक्स होता है, याद रखिएगा क्या होता है, टैक्स, टैक्स, कर होता, कर उछलने के लिए प्रदान किया था। किसने, मुगल सम्राट ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह
शाह आलम द्वारा बंगाल तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे। अब तभी जानते होंगे कि बंगाल का गवर्नर जो था रॉबर्ट क्लाइव था। कोई पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव का था। ठीक, कहेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग था। कौन था, वारेन हेस्टिंग था, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सम्राट शाह आलम द्वितीय, क्या कह रहा है, शाह आलम द्वितीय जो थे तभी 1765 ईस्वी में जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तभी शाह आलम द्वितीय दिल्ली का शासक थे। दिल्ली का क्या थे, राजा थे, दिल्ली का राजा थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। किसने, मुगल सम्राट हो गए शाह आलम द्वितीय। इन्होंने अंग्रेजों को 12 अगस्त, कब, 12 अगस्त 1765 ईस्वी, कब, 1765। अगर कहेगा वही अवध का, अवध जो था, अवध का पूछेगा, अवध का सुजाऊ दौला था। इन्होंने बिहार तथा बंगाल को जो टैक्स घोषित किया था ये 16 अगस्त को, कब, 16 अगस्त, कब, 16 अगस्त 1765 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के उप दीवान के रूप में किसे बनाया था। आप ध्यान रखिएगा, मोहम्मद रजा खान को उप दीवान के रूप में घोषित किया गया था। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं। कह रहा है राजा टिकैत राय नवाब आसफादुल-दौला के अर्थ मंत्री थे, सही बात है। अवध के नवाबों के राज्य में, कह रहा है अवध के, ये भी सही, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त थी, बिल्कुल सही है, दोनों हो जाएगा सही, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही क्रम कीजिए। आप जानते होंगे कर्नाटक का युद्ध जो हुआ था, इसको याद रखिए, कर्नाटक का युद्ध जो हुआ था अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच, किसके बीच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच। तो कर्नाटक का युद्ध जो हुआ था इसको ध्यान रखिएगा। एक 1746 से 48 ये प्रथम युद्ध था, 1746 से 1748 ये कौन था, प्रथम था। द्वितीय को पूछेगा 1749 से 1754, 1749 से 1754, ठीक। उसके बाद पूछेगा 1749 से 1754 और 1756 से लेकर 1763 तक चला था सप्तवर्षीय युद्ध। देखिए 13 में से छूट गया 7, तो तीसरा युद्ध जो था सप्तवर्षीय युद्ध चला था, ठीक। ये अब कह रहा है किस संधि के समाप्त, ये तो तीनों बता दिए, अब बताते हैं। कह रहा है वांडीवास का युद्ध, आप जानते हैं कि वांडीवास का युद्ध जो 1760 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अंबर का युद्ध 1748 से 49 के बीच हुआ था, 48 से 49 के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। बताइए आप, सही है, 1748 से 1749 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 1757 हो जाएगा। उसके बाद 1760 होगा, 1764। ये देखिए अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से संविधान सभा के गठन के बारे में सही। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, बिल्कुल सही है। देशी राज्य के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था, जो कि ये गलत है। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं था, जो कि ये भी गलत है। सामूहिक सहभागिता भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 हो जाएगा। तो बताइए किसमें देखने को मिल रहा है 1 और 2, तो 1 और 4 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 4, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है संविधान सभा के गठन में प्रतिनिधि 4 घटकों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं था, जो कि गलत है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि गलत है। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू थी। संघीय संविधान समिति कहेगा तब। संविधान सभा के कुल सदस्य 349 सही थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति के 8 सदस्यों ने मिलकर भाग लेते, नहीं, ये 7, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। केवल के क्या पूछ रहा है, सही, तो केवल 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के मद को सूची 2 से जिस देश ने अपनाया गया है के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। यहाँ 4 नंबर में लिख लीजिए अमेरिका, यूएस से।
तो यूएसए हो जाएगा। मूल अधिकार कहाँ से लिए? यूएसए। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, समवर्ती सूची की बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। 3 नंबर याद रखिएगा। और कनाडा से जानते होंगे संघ शक्ति का विभाजन, राज्य तथा राज्य और संघ में शक्तियों का विभाजन, संघ और राज्य में, संघ तथा राज्य में शक्तियों का विभाजन, एवं एंड किसमें? राज्य, राज्य में। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। तो क्या हो जाएगा ये मिला लीजिएगा आप लोग, आपको बता दिया गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में कौन सा 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुआ है? 26 नवंबर 1949 ईस्वी में निर्वाचन, नागरिकता, न्यायाधीशों की नियुक्ति, नागरिकता हो जाएगा, निर्वाचन हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंध या उपबंधों में से कौन सा से 26 नवंबर 1949 से प्रभावित हुआ था? निर्वाचन हो जाएगा, नागरिकता हो जाएगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति ये गलत है, ये आपात उपबंध नहीं होगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, नीचे दिए सही उत्तर का बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल सही। आप जानते होंगे संविधान के अनुसार ही हम लोग कोई भी काम करते हैं। संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल सही है। संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ये भी सही है। संशोधनों का, ठीक, संघ की शक्ति का तथा संघ की संसद तथा राज्य की विधानसभा संप्रभु है, जो कि गलत है। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंब नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है, ये भी गलत। तो बता रहे सही उत्तर चुनिए, तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसे दिसंबर 1946 से 1949 के बीच तैयार किया गया था, जो कि ये गलत है। संविधान के प्रारूपों पर जनसभाओं की चर्चाएं हुई थी, बिल्कुल सही है। विश्व संविधान का यह संक्षिप्त परिलेख ये गलत है। दिसंबर 1939 में प्रारूपण पूरा होने के तुरंत बाद ही यह पूरी तरह प्रकृत, ये भी गलत है। तो कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सिर्फ बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अब तिलचट्टा जो होती है, तिलचट्टा, इसका शरीर कठोर होता है, ध्यान रखिएगा, इसका शरीर कठोर तथा कंकाल द्वारा ढका होता है। मछली, पक्षी जो होता है, एक कोष्ठक होता है, इसमें ये वायु कोष्ठक देखने को मिलता है, और अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ देखने को मिलता है पक्षी में। और मछली कहेगा, मछली में जो होता है इसमें धारावाही, इसका शरीर धारावाही होता है, धारा रेखीय होता है। सर्प इसमें देखते होंगे लूप के समान होता है, ये ऐसे लूप के समान होता है। इसका शरीर अनेक बड़े लूप में जुड़ा होता है, सही बात है। तो बताइए ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ए का 3, उसके बाद बी का 1, ए का 3, बी का 1, और सी का क्या हो जाएगा? 2, सी का 2, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्तनधारी कोशिकाओं में प्रोटीन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? स्तनधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका झिल्ली में होता है, ये देखिए, ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। स्तनधारियों में कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका झिल्ली में होता है, ये नहीं, गलत बात है, कोशिका झिल्ली नहीं होगा। प्रोटीन संश्लेषण सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली नहीं होता है। स्तनधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका झिल्ली में नहीं होता, बल्कि यह खाद्य सीधे, ये भी गलत है। स्तनधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका में होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, सही बात है। स्तनधारियों को कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण जो राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का। राइबोसोम जो होता है 2 प्रकार होता है, एक 70S होता है, एक 80S। 80S जो होता है हम लोगों में पाया जाता है, जिसे हम लोग नहीं देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, उसमें 70S देखने को मिलता है। 80S जो राइबोसोम होता है ये खुरदुरा सतह पर पाया जाता है, रफ सरफेस पे जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ सरफेस पे पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में सही कौन सा है, ये पूछ रहा है। रुधिर ए वाला कोई व्यक्ति रुधिर ए
तथा रुधिर ए बी वाले व्यक्तियों को रुधिर दान दे सकता है, बिल्कुल सही है। रुधिर ए वाला व्यक्ति ए बी वाला व्यक्ति रुधिर ए बी तथा ओ वाला व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, गलत है। आप जानते होंगे कि ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है, ध्यान दीजिएगा, किसी से ले सकता है ना किसी को दे सकता है, ध्यान दीजिए। रुधिर ओ वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, बिल्कुल सही है। रुधिर ओ वाला व्यक्ति किसी भी रुधिर वाले व्यक्ति से ले सकता नहीं, ओ वाला व्यक्ति केवल ओ से लेता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। 1 और 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 और 3 किस में देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? आप ऑक्सीजन रहित कह रहा है, ऑक्सीजन के बिना। आप जानते होंगे कि धमनी जो होती है शुद्ध रक्त का वहन करती है, धमनी किसका? शुद्ध रक्त। और शीरा जो होता है शीरा ये अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त का वहन करता है, अशुद्ध रक्त में करता है। धमनी जो रक्त में ऑक्सीजन को मिला लेता है तो क्या हो जाता है? शुद्ध रक्त। शीरा में ऑक्सीजन में शीरा में ब्लड जो होता है अशुद्ध रहता है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होता। तो यह क्या करता है? हृदय से जाता है, कहाँ जाता है? हृदय से जाता है धमनी में जाएगा, हृदय से चले जाएगा फेफड़ा में जो जाता है ये चले जाता है शीरा, ये अशुद्ध रक्त को लेने जाता है। ये इसी तरह फुफ्फुस धमनी जो होती है ये क्या करती है? अशुद्ध रक्त को लेने चली जाती है कहाँ? फेफड़ा में, हृदय से। तो ये फेफड़ा धमनी हो जाएगा, धमनी तो है नहीं ऑप्शन में, तो क्या हो जाएगा? महाशिरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाशिरा हो जाएगा। निम्नलिखित मांसपेशियों निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान महसूस? आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में जो थकान महसूस होती है किसके जमाव होने से? लैक्टिक अम्ल के जमाव होने से, ठीक। नीचे दिए गए कथनों पर ध्यानपूर्वक को पढ़िए। भारत में लोगों का सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत होता है, बिल्कुल सही है। और भारत की जीडीपी सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र, सही बात है। वस्तुओं और सेवाओं का, बिल्कुल सही, ये भी सही है। तो बताइए उपयुक्त कथनों ए और दोनों सही हो जाएगा। वस्तुओं को सेवा के उत्पादन के दौरान निम्न में से कितने प्रकार के मौलिक उत्पादनों किए जा सकते हैं? आप जानते होंगे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में जो 4 प्रकार, एक तो पहले होना चाहिए आपको पूंजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूंजी लिए तो पूंजी लेंगे, पूंजी होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या होना चाहिए? भूमि होना चाहिए। उसके बाद श्रम होना चाहिए, मजदूर होना चाहिए। उसके बाद आप स्वामित्व होना चाहिए, मालिक होना चाहिए, उद्यमी होना चाहिए, स्वामित्व। 4 प्रकार से मानवीय श्रम का योगदान, बिल्कुल सही है। स्थित प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, प्राकृतिक संसाधन के अंदर भूमि, पूंजी का योगदान, सही बात है, ये तीनों होगा। और एक तो लिख लीजिएगा स्वामित्व, उद्यमी हो जाएगा, उद्यमी, ठीक, 4 हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। ई बीज क्या है? ई बीज जो है सरकारी सेवाओं को पहुंचाने हेतु एकल द्वारा प्लेटफॉर्म है, एकल द्वारा, ठीक है, सही बात है। निम्नलिखित में कौन सा कदम बेरोजगारी दर परिभाषित करता है? लोगों की इसको याद रखिए, क्या बेरोजगारी को जब भाग दे दीजिएगा श्रम मजदूर से, बेरोजगारी में जब श्रम से मजदूर से भाग दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? बेरोजगारी दर निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लोगों की संख्या जो काम करने की इच्छुक किंतु काम नहीं करते हैं, ठीक, जो इच्छुक लोगों को कुल संख्या में, इच्छुक लोगों की बेरोजगारी की कुल संख्या बटे और जो काम नहीं करते उससे भाग दे देकर प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। चलिए, किसी देश के जनसांख्यिकी लवांश की घटना किससे संबंधित है? आप जानते होंगे जनसांख्यिकी लवांश जो होती है 1 से 14 वर्ष तो जनसांख्यिकी लवांश में नहीं आता, ये काम नहीं करते हैं। ये 15 से 60 वर्ष के बीच का व्यक्ति ये क्या होता है? काम करता है। ये क्या होता है? कार्यकारी आयु होता है। श्रमजीवी काल कार्यकारी आयु वाली जनसंख्या में वृद्धि करता है। ये कार्यकारी, ये 60 से वाले व्यक्ति तो ये भी काम नहीं करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? श्रमजीवी काल कार्यकारी आयु वाली जनसंख्या में वृद्धि, सही बात है। जनसंख्या लवांश तब होगा हमको, जब जनसंख्या का वृद्धि हो रहा है तो हमको लाभ कब होगा? कि हमको काम करने वाले व्यक्ति 15 से 60 साल वाले व्यक्ति अगर हमको रहेगा तो उसमें जनसंख्या की लवांश देखने को मिलता है। हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लॉन्च किया है? आप ग्लोबल इनिशिएटिव
ऑन डिजिटल हेल्थ लॉन्च किसने किया था? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप ध्यान रखेंगे AS राजीव हो जाएगा, AS राजीव हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग में किसमें? केंद्रीय सतर्कता आयोग कहाँ की? दिल्ली में, जो कि सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AS राजीव को। कह रहा हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास 16 का आयोग कहाँ किया गया है? तो ये मालदीव हो जाएगा। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 में मालदीव है, मालदीव हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा और भारत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महिला का कौन सा संस्करण हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, ठीक। चलिए हाल ही में भारत की सबसे लंबी सुरंग T50 कहाँ शुरू की गई है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। हाल ही में विश्व की सबसे फ्रोजन लद्दाख के लेक मैराथन किसने जीती है? सबसे ऊंची फ्रोजन लद्दाख लेक मैराथन किसने जीती है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। किस IIT ने भारत की सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा पर शुरुआत की है? ये हो जाएगा IIT गुवाहाटी हो जाएगा, जो कि असम में पड़ता है। हाँ, चंद्रमा पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन बनी? तो याद रखिएगा इंट्यूटिव मशीन्स हो जाएगा, ठीक। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? 85वां है, जो कि 84वां से 85वां हो गया। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? गुलजार हो जाएगा और जगत गुरु रामभद्राचार्य। A और B दोनों हो जाएगा, D हो जाएगा। अगर दोस्त आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, ताकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन उत्पन्न करता है वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, बाय, फिर मिलेंगे इसी टाइम पे।